हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चेस स्टडी विद मनोज सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास का चैप्टर 3। जैसे कि मैंने बोला था, इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में। आपके चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक नगर। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे कि इसे आरंभिक नगर भी कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, कांसा युग सभ्यता भी कहते थे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के नदी के जो तट हैं वहाँ पे इनके भी काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ ये सरस्वती सभ्यता भी कहलाती थी। अगर इनमें से किसी का भी नाम आता है तो आप जिक्र करना बस आरंभिक नगरों के बारे में, उसी की चर्चा हो रही है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टर स्टार्ट करे थे अपने नोट्सों के माध्यम से। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर कहाँ स्थित है, इसका अर्थ क्या? देखो, पहले कब आपने भारत देखा होगा, अखंड भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी शामिल है, ये पूरा भारत। ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो आज के टाइम पर पाकिस्तान में स्थित है। पहले पाकिस्तान का नाम क्या था? बेलूचिस्तान। ठीक है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा सभ्यता के नगर। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ नगरों की विशेषताओं की। वहाँ के जो घर मकान हुआ करते थे, जो नगर हुआ करते थे, आज के टाइम पे जो हमारी गली है, अगल बगल वाली गली, ये गलियाँ कैसे हुआ करती थी उस टाइम पर। नगरों को आज के टाइम पे जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने 2 भागों में इन्हें बांट दिया है। जैसे कि पहले नगर का नाम है दुर्ग नगर, दूसरे नगर का नाम है निचला नगर। अब दुर्ग और निचले में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दुर्ग नगर किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पश्चिम भाग छोटे थे लेकिन ऊंचाई पर बने थे। छोटे थे पर ऊंचाई पर बने थे, मतलब ऊपर की साइड बने हुए थे। ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्ववेदों का अर्थ क्या हुआ? इतिहासकारों ने इन नगरों को क्या बोला? दुर्ग नगर है। आगे देखते हैं। निचला नगर किसे कहते हैं? निचला नगर हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पूर्व में स्थित बड़े बड़े थे, मतलब नीचे की तरफ थे और पूर्व में स्थित थे, पर क्या थे? बड़े नगर थे। इसलिए पुरातत्ववेदों ने इन्हें क्या कहा? निचला नगर कहा। इन नगरों की कुछ विशेषता भी है, जैसे कि जो ऊपर वाले नगर थे वह कुछ अच्छे नगर थे, इससे माना जाता है कि वहाँ पे बड़े लोग रहा करते थे। नीचे नगर में मतलब सभी लोग, सभी वर्गों के लोग रहा करते थे। तो हम आगे देखते हैं। महान स्नानागार किसे कहा जाता है? महान स्नानागार, स्नानागार का होगा जो आज के टाइम पे हमारे घर पे वो स्नानागार कहते हैं जहाँ पे हम नहाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्नानागार कहते हैं। ऐसी एक मोहनजोदड़ो नाम की जगह है जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ से जो हमें स्नानागार का क्या मिला? एक साक्ष्य मिला है, मतलब बड़ा स्नानागार मिला है। इसे एक तालाब भी कह सकते हैं जहाँ पे मतलब कुछ जहाँ पे 30 त्योहार कोई हो तो विभिन्न लोग एक साथ वहाँ पे नहाते हो, तो ऐसे तालाब भी मिले हैं वहाँ से। साथ के कुछ अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि आप इमेज में या फोटो में देख रहे होंगे, ये हैं स्नानागार। ठीक है। और अग्निकुंड के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड जहाँ पे मतलब हम हवन ववन कुछ करते हैं, वो वाले अग्निकुंड। और वो कहाँ से मिले? एक लोथल है और एक कालीबंगा, ये दोनों जगह है, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से प्राप्त हुए? भंडार गृह का मतलब क्या होगा? जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे अनाज को हम क्या रखते हैं? उठा के रखते हैं। अब बड़े बड़े अनाज गृह या मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उसके साक्ष्य पहले तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, दूसरा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, और तीसरा लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आप ना बुक निकाल के बैठिएगा, क्योंकि इन सारी जगह आपको मैप में दिख जाएगी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। छठी की बुक में सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है। एनसीईआरटी जरूर निकाल के बैठा करो जब मैं आपको पढ़ाऊँ। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवनों की क्या विशेषता थी? अब बात करते हैं, जैसे हमने बात कही थी दुर्ग नगर और निचले नगरों की, तो अब उन नगरों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता थी। जैसे कि हर नगर जो भवन था हर गली में हर भवन 1 या 2 मंजिल का बना रहता था। जैसे कि आज के टाइम पे हम अपनी गली में देखते हैं 3-4 मंजिल के घर बने रहते हैं। उसी टाइम पर उस जमाने में मतलब आज से 5000 साल पहले नगर कैसे बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे और 1 मंजिल 2 मंजिल के घर हुआ करते थे। और घर इतने बड़े हुआ करते थे कि चारों तरफ कमरे हुआ करते थे और बीच में एक आंगन हुआ करता था। ठीक है।
और हर घर में एक एक स्नानागार होता था और एक कुआं भी होता था। स्नानागार या कुआं हुआ करता था हर घर में एक एक। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की नालियों की विशेषता क्या थी। आज के टाइम पे जो हमारी पहले नालियाँ आपने देखी होगी, आज के टाइम धीरे धीरे बंद होती जा रही है नालियाँ। तो आपने पहली नालियाँ देखी होगी कि नाली कैसे रहती थी, ढकी होती थी। आज से लगभग 5000 साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता में नाली कैसी रहती थी, ढकी रहती थी, साफ सुथरी रहती थी। और हर बार नाली को साफ करने के लिए बीच बीच में क्या होता था, एक मैन होल होता था। जैसे आप इसमें पढ़ते हो, नाली ढकी हुआ करती थी। अक्सर घरों की नालियाँ सड़कों के नालों से जुड़ी हुई होती थी। साथ के साथ बाद में नालों में मिली, बड़े नालों में क्या होती थी, मिल जाती थी। जैसे कि आज के टाइम पे तुम्हारी गली में से नाली निकली, बाहर वाली गली में मिल गई, फिर बाहर वाली गली से निकली तो बाहर रोड पे मिल गई। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा होता था। और मैन होल बनाए जाते थे हर जगह मैन होल इसलिए बनाए जाते थे कि नालियों को साफ कर लें। ऐसी हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या थी। अब सड़कों की बात करते हैं। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारी सड़कें कितनी साफ़ सुंदर रहती है। कोण पे काटते हैं, मतलब चार, वो जो हम बोलते हैं चौराहे पे अपनी सड़कें काटते हैं। ऐसी लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसी सड़कें हुआ करती थी, साफ सुंदर हुआ करती थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी। कच्ची सड़कें गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, पर हड़प्पा सभ्यता में कच्ची सड़कें नहीं हुआ करती थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, मतलब लिखावट की। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का क्या काम था। देखो, लिपि का क्या काम था। पहले तो मोहर पे लगाने के लिए काम आती थी या अन्य चीज़ों के कार्य को लिखने में आती थी। जैसे कि आज हम जो आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखते हो, क्यों लिखते हो, या तो किसी का नाम लिखते हो या किसी के बारे में लिखते हो या कुछ पढ़ते हो तो लिखते हो, जैसे कि हमारी बुकों में लिखा हुआ है। ऐसी हमारे जो पैसे हैं उस पर लिखने के लिए आज के टाइम पे काम आती है। आप 500 का नोट देखो, 100 का नोट देखो, उस पर भी लिपि में लिखा हुआ है ना हिंदी में। ऐसी हड़प्पा सभ्यता में भी इन लिपियों का ये प्रयोग होता है जो आज के टाइम पर होता है। पर ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसे हमारे जो पुरातत्ववेद है, जो इतिहासकार है, काफ़ी कोशिश करी पर अभी तक पढ़ नहीं पाए। और समय का कोई पता नहीं, आगे पढ़ ले तो पढ़ ले, नहीं तो ना पढ़े। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार का क्या काम था। शिल्पकार कौन होते हैं। शिल्पकार वह होते हैं जो मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाएं या कांसे की मूर्तियां बनाएं, मन के बनाएं, गहने बनाएं, इन्हें शिल्पकार कहते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या क्या काम होता था। जैसे कि इसमें लिखा है, शिल्पकार पक्की ईंटों से खिलौने बनाते थे। ठीक है, पक्की मिट्टी से क्या बनाते थे, खिलौने बनाते थे। ऐसी कांसे की मूर्तियां बनाते थे, मन के बनाते थे, गहने बनाते थे, औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे और फलक बनाते थे और इत्यादि चीज़ों का निर्माण करते थे। फलक क्या होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाट कैसे बनाए जाते थे या बाटों का क्या प्रयोग होता था। देखो, बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से। और बाट किसके लिए उपयोग किया जाता है, बाट उसके लिए उपयोग किया जाता है। आज के टाइम पर हम तराजू और बट्टों का प्रयोग करते हैं ना, तोलने के लिए। उसी टाइम पर कुछ बहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिए इन बाटों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। कब किया जाता था, हड़प्पा काल में किया जाता था, सिंधु काल में किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा काल में किया जाता था, सिंधु काल में किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता है, लगभग 5000 साल पहले। वह इतनी विकसित सभ्यता रही है। आज के टाइम पे जो हम कर रहे हैं इतने साल बाद, वो पहले ही करके बैठ चुके हैं सारी चीज़ें। इसे कहते हैं इंडिया। हड़प्पा सभ्यता में मन को कैसे बनाया जाता था, मन के कैसे बनते थे, अब देखते हैं। मन को कुछ विशेष पत्थर हुआ करते थे, जैसे कालीन का पत्थर हो गया, ऐसे कुछ विशेष पत्थर हुआ करते थे। उनको काट कर, उनको तराश कर, उसमें धागा पोकर, धागे द्वारा क्या बनाई जाती थी, माला बनाई जाती थी। इनको ही क्या कहते हैं, मन के बोलते हैं। इनसे ही क्या बनाई जाती थी, माला बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे। मतलब आज के टाइम पे जो हमारे घर में कटोरियाँ होती है, बर्तन होते हैं, वो लगभग सिल्वर टाइप के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं। तो उस टाइम पे बर्तन कैसे हुआ करते थे, जैसे कि आप फोटो में इमेज में देख रहे हो, ये भी एक प्रकार का क्या बर्तन है। अब इस पे देखो किस रंग से रंगा है, इसे लाल रंग से लगा, हल्का लाल रंग है। ठीक है, ऐसी हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी किस प्रकार की जाती है। जैसे इस बर्तन पे चित्रकारी जो कर रखी है, ये रंग से कर रखी है, काले रंग से चित्रकारी कर रखी है। क्वेश्चन, जो कपास की खेती हुई थी वह
खेती जो आज से लगभग 7,000 साल पहले हुई थी, वो खेती कहाँ पर हुई थी? वो मेहनगढ़ में हुई थी। आपने चैप्टर पहले में, चैप्टर दूसरे में आपने पढ़ा होगा कि कपास की खेती किस जगह की गई थी, वो महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ा होगा। वही महेंद्रगढ़ में भी गेहूँ और जौ के साथ साथ आज से लगभग 7,000 साल पहले किसकी खेती की गई थी? कपास की खेती की गई थी। ठीक है। ऐसी हड़प्पा सभ्यता में कपास की जो खेती की गई थी, जो कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले, वो खास खास कैसे मिले? एक चोंदी नामक एक फूलदान का ढक्कन है, ठीक है, उस पर तांबे के एक वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। तांबे की एक वस्तु है जिससे क्या मिले? चिपके हुए मिले हैं। कपड़े के टुकड़े, सूती जो कपड़ा है उससे क्या मिला है? चिपका मिला है कांसे की एक वस्तु से। तो इससे पता लगता है कि लगभग आज से 7,000 साल पहले कपास की खेती महेंद्रगढ़ में भी की जाती थी या होती थी। आगे देखते हैं फैंस को कैसे तैयार किया जाता था। फैंस एक मतलब मूर्ति है जिसे किस प्रकार किया जाता था। ये मूर्ति जैसे कि हम जब रात में सोते हैं तो हम अपने सिनारे एक मूर्ति रखते हैं या मूर्ति कोई रखी रहती है, इसमें लाइट जलती है, या मतलब कोई अच्छी मूर्ति हम रखते हैं विशेष पदार्थ की जो बनती है, उन्हें फैंस कहते हैं। उस टाइम पे वो कैसे बनाई जाती है? देखो, बालू मिट्टी आपने देखी होगी जो हमें राजस्थान में मिलती है, जो हमें हाथ से पकड़ने में नहीं आती, वह उसे बालू मिट्टी कहते हैं। उसके जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उस मिट्टी को मतलब उठा के रखते थे, उसे गोंद में मिलाई जाती थी। गोंद में मिलाने के बाद उससे क्या बनाई जाती थी? वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, वस्तु बनाने के बाद फिर उस पर एक चमकीली परत चढ़ाई जाती थी। क्या चढ़ाई जाती थी? चमकीली परत। उसे रंग करने के लिए, कुछ इस प्रकार करने के लिए चढ़ाई जाती थी। उस पर रंग किस प्रकार से करते थे? नीला रंग करते थे, या फिर जो समुद्र का हरा रंग होता है, आज थोड़ा हल्का हरा रंग होता है, तो उसको कृत्रिमा द्वारा रूप से तैयार किया जाता है। इस प्रकार इसको तैयार किया जाता था, जैसे आपकी इमेज में देख रहे हो। यही मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल क्या होता है? जो कि पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं है, उसे कच्चा माल कहते हैं। तो कच्चा माल कैसे बनाया जाता था या कैसे मिलता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, उसके बारे में पढ़ते हैं। कच्चा माल पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्रकृति रूप से प्राप्त हो, या तो मतलब प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं, या मतलब किसान या पशुपालन उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, या कोई धातु हो गई, या कोई कपास हो गई। कपास की खेती करते हैं तो पूर्ण रूप से कपास उपयोग में तो है नहीं, कपास को उगाएंगे, फिर उससे कपड़े बनाए जाएंगे, फिर उपयोग में आएगा, इसे ही कच्चा माल कहते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? मतलब वहाँ पे तांबा किस जगह से आता था, मतलब किस जगह से तांबा अपने हड़प्पा में लाया करते थे। अब बात करते हैं तांबे को लाने की 3-4 जगह हैं, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान से तांबा आता था। पश्चिम एशिया के देश ओमांग से आता था। पश्चिम एशिया का देश एक ओमांग है, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता का क्या आता था? तांबा आता था हड़प्पा सभ्यता के लिए। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? टीन कहाँ से आया करता था? टीन किन जगहों से आता था? जैसे ईरान से आया करता था टीन, और अफगानिस्तान से आया करता था। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? अब सोने का मतलब उस टाइम पे भी सोने के क्या हुआ करते थे? गहने हुआ करते थे, सोना हुआ करता था उस टाइम पर भी। तो सोना कहाँ से आता था? सोना आता था दक्षिण भारत से, मतलब कर्नाटक का से सोना आता था। सोने का आयात कहाँ से करते थे? दक्षिणी भारत से करते थे, कर्नाटक से। ठीक है, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से करते थे? किनका? बहुमूल्य पत्थर, जो विशेष पत्थर होते हैं उनका आयात कहाँ से करते थे? सारे पत्थर हड़प्पा में तो आते नहीं थे। जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग शहर में रह रहे हो, पर गांव की वस्तु तो शहर में आ रही है, तभी तो आप खरीद रहे हो ना। ऐसी हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से आते थे? जैसे कि गुजरात से आता था, ईरान से आता था, और अफगानिस्तान से आता था। ये 3 देश हैं, इन जगह से कुछ बहुमूल्य पत्थर आते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ऐसी कांसा कैसे बनाया जाता था? कांसा 2 पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कांसे का उपयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। तो कांसे कैसे बनाता था? तांबा और टीन को मिला के कांसे का प्रयोग किया जाता था, कांसा बनाया जाता था। इनसे कांसे का निर्माण होता है। किन किन से? तांबा और टीन को जब हम मिलाते हैं तो कांसा बनता है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन के लिए क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के वो लोग भोजन के लिए क्या करते थे? जैसे आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो,
गेहूं की खेती करते हो, मटर की खेती होती है गांव में होती है, तुम लोग ना करते हो पर गांव में तो होती है। गेहूं की खेती है, मटर की खेती है, दालों की खेती है, दलहनों की खेती है, तेल की, सरसों की, इन सभी की खेती है। तो उस टाइम पे भी हड़प्पा सभ्यता में भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, यानी कि खेती किया जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालतू बनाया करते थे, जैसे कि गाय को पालतू बनाया करते थे। उस टाइम पे गाय माता को भी क्या बनाया जाता था, पालतू बनाया जाता था। गाय माता होगी, भैंस हो गई, भेड़ बकरियाँ हो गई, इन सभी जानवरों को क्या करते थे, पालतू बनाते थे। मतलब अपने घर में जैसे कि आज के टाइम पे हम रखते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, तो उस टाइम पे भी इन लोगों को, इन जानवरों को क्या किया जाता था, पाला जाता था। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो लोग फ्री फायर में लगे हुए हैं, पबजी में लगे हुए हैं। उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, जैसे कि मछली पकड़ना हो गई, जानवरों का शिकार हो गया, हिरन जैसे मुख्य जानवरों का शिकार हो गया, ऐसे जानवरों क्या करते थे, शिकार करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। ये इनके मनोरंजन के संसाधन हुआ करते थे। और आज के टाइम पे लोग, अब बात करते हैं चैप्टर का अंत होने वाला था, कुछ एक दो पॉइंट है उनके बारे में। जैसे कि लोथल स्थित है, धोलावीरा नगर एक मुख्य स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ये गुजरात के कच्छ इलाके में क्या है, स्थिर है। किस इलाके में, कच्छ का एकमात्र ऐसा नगर जो कि तीनों ओर से विभाजित है, मतलब तीनों ओरों से उसका आने का वो रास्ता है, विभाजित हो तीनों नगरों में। उसे बोलते हैं धोलावीरा। क्या बोलते हैं, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का अंत की शुरुआत कैसे हुई। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अंतों की बात कैसे हुई। जैसे कि लगभग बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो अंतों की विकास वो आरंभ हुए थे, अंत वो हुए थे 3900 साल पहले। अंत की शुरुआत हुई थी। ऐसे मतलब इनके अंत की शुरुआत किसी को भी इनकी शुरुआत के बारे में नहीं पता है, इनके अंत की शुरुआत कैसे हुई थी, पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसे नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो बाढ़ आने का खतरे से ये इनकी अंत की शुरुआत होगी हो, बाढ़ आ गई हो, या मतलब तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में अच्छे से पढ़ा। अगर आपको समझ तो धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।